वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डार्क रिएक्शन और उसमें भी हम कौन सा पाथवे पढ़ने वाले हैं, C4 पाथवे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड C3 पाथवे जिसे हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ओके आज हम C4 पढ़ेंगे। वी हैव डिस्कस्ड कि C3 जो है वो सारे फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है, वेयर एज C4 प्लांट्स जो है वो कौन से प्लांट्स में होगा। दे हैव गिवन फ्यू एग्जाम्पल्स हियर, दैट इज़ शुगर केन, मेज़, शोरगम। आपको एग्जाम्पल्स याद रख लेने हैं कि ये वाले प्लांट्स में होंगे। स्पेसिफिकली कौन से प्लांट्स जो कि ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं एंड वेयर देयर इज़ ड्राई एटमॉस्फेयर, ठीक है, वहाँ पे होगा C4 पाथवे। इसे हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोला जाता है बिकॉज टू साइंटिस्ट नेम्ड हैच एंड स्लैक हैड गिवन दिस। अब इसमें स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके सो डायरेक्टली लेट्स कम टू द फिगर, जो कि आपको बेटर समझ आएगा अगर आप फिगर के थ्रू करते हो तो फाइन। चलो सो लेट्स स्टार्ट विथ फिगर। ये रहा, दिस इज द C4 pathway also called as hatch and slack pathway, right? This is one cell, this is another cell, and in between you can see that there is some connection. This is plasmodesmata, we already know, right, कि plasmodesmata होता है जो कि कनेक्ट करता है टू डिफरेंट सेल्स को। सो हमें ये याद रखना है पहले तो कि जो C4 पाथवे है वो होता कहाँ पे है। सो ये रहा मीजोफिल सेल्स और ये है बंडल शीट सेल्स। सो लेट्स गो बैक टू द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ओके मैं आपको सिंपल सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ सो दैट यू विल नो कि लीफ के स्ट्रक्चर में मीजोफिल सेल्स कहाँ होते हैं। ओके सो आई एम ड्राइंग इट, थोड़ा उतना अच्छा नहीं होगा बिकॉज आई एम नॉट ड्राइंग विथ पेन एंड पेपर, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं लीफ का एक सेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। दीज आर द सेल्स। ओके इसके ऊपर आपको ऐसा कुछ एक लेयर दिखेगा। ओके दिस इज़ नथिंग बट ये है, इसे हम बोलते हैं वैक्सी लेयर, जो कि क्यूटिकल। आपको लीफ शाइनी दिखता है ना बिकॉज ऑफ दिस क्यूटिकल लेयर, राइट। क्यूटिकल लेयर के अंदर यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम एपिडर्मल सेल्स बोलते हैं। ओके क्योंकि सबसे बाहर की साइड है। नाउ विच यू कैन सी इज ये जो लॉन्ग सेल्स हैं सारे हियर, दिस वन यू कैन से दैट दीज आर द मीजोफिल सेल्स। ओके हम बोलते हैं ना मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट है, और मीजोफिल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, वी ऑलरेडी नो, राइट। सो इसके अंदर समवेयर क्लोरोप्लास्ट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, फाइन। और यहाँ जो क्लोरोप्लास्ट होंगे ना, सो उनमें कौन सा क्लोरोप्लास्ट होगा, कौन से टाइप का होगा, दैट वी विल सी लेटर। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर। आपको ये जो दिखाई दे रहा है दीज आर द मीजोफिल सेल्स, ये फाइन। अब मीजोफिल सेल्स के बाद अंदर जो होता है, लेट मी जस्ट ड्रॉ समवेयर हियर लाइक दिस। सो दिस इज वास्कुलर बंडल। आप होगी यहाँ पे जो सेल्स हैं इसे हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल सेल्स, ठीक है। ये वाले हैं वास्कुलर बंडल। अब वास्कुलर बंडल में भी क्लोरोप्लास्ट रहने वाला है बिकॉज हम जो अभी प्रोसेस पढ़ेंगे वो बंडल शीथ में भी हो रहा है और कहाँ हो रहा है, मीजोफिल सेल्स में भी हो रहा है। सो सी हियर, ओके मैं थोड़ा ओके सी। सो हमने जो C4 देखा उसमें देखा कि एक मीजोफिल का सेल है और एक क्या है, बंडल शीथ का सेल है। ये दोनों में आपस में कुछ रिएक्शन होगा, कुछ चीज़ें एक्सचेंज होंगी, एंड बोथ दीज सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ स्ट्रक्चर, थ्रू विच स्ट्रक्चर वी ऑलरेडी नो। कौन से स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। सो मीजोफिल सेल्स, राइट, बंडल शीथ सेल्स। अब मीजोफिल सेल्स देखो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, इज़ इट प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड और इनर साइड। आउटर साइड के पास ही है, इट मीन्स कि जैसे ही सनलाइट की एंट्री होगी सो लाइट ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगी, मीजोफिल सेल्स पे कि बंडल शीट सेल्स पे। ऑब्वियसली मीजोफिल सेल्स पे ज़्यादा सनलाइट आने वाली है और बंडल शीट पे कम आने वाली है, राइट। सो सनलाइट से क्या होगा ये सेल्स पे, ओके आई एम इरेजिंग दिस। सो सनलाइट से क्या होगा, यू नो कि वेन एवर सनलाइट इज़ इंसिडेंट, सो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है, एब्जॉर्ब करके और फिर फोटोसिंथेसिस कराता है लाइट रिएक्शन में, राइट। एंड वी नो दैट डार्क रिएक्शन में लाइट डजंट प्ले एनी इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। लेकिन डार्क रिएक्शन में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है विच इज़ एंजाइम रूबिस्को।
ओके हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रुबिस्को है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी काम कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी कर सकता है, राइट। सो अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया तो ये एक प्रोसेस करे एनर्जी वेस्ट होती है। सो हमें ट्राई करना है कि डार्क रिएक्शन ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कि ऑक्सीजन कम हो। अदरवाइज इफ़ ऑक्सीजन इज़ देयर देन व्हाट विल हैपन, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट होगी विच इज़ यूजलेस, राइट। सो इसीलिए हमें क्या करना है यहाँ पे फोकस कौन से एरिया पे जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस कम। अब देखो ऑक्सीजन जो है हमने डिस्कस किया था कहाँ प्रोड्यूस होता है, फोटोलाइसिस में, राइट। फोटोलाइसिस में, जबकि जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट ब्रेक्स डाउन, यस कि नो। हमने देखा था ना कि जब वाटर मॉलिक्यूल है दैट वाज ब्रेकिंग डाउन इनटू H एंड O। सो यही O सोर्स था ऑक्सीजन का, और ये फोटोलाइसिस में होता था। फोटोलाइसिस कब होता था, नॉन साइक्लिक में, राइट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक किसका पार्ट है, लाइट रिएक्शन का। इट मीन्स कि लाइट रिएक्शन जो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा होगा, तो आप मुझे बताओ कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट प्रेजेंट है। वी हैड ऑलरेडी सीन दैट थैलेकॉइड्स में, राइट। इट मीन सपोज ये क्लोरोप्लास्ट है तो इसमें जो थैलेकॉइड्स हैं उसमें प्रेजेंट होने वाला है। सो ऑल टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रैना, ठीक है, इसको ग्रैना बोलते हैं। सो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज जिसमें कि ग्रैना प्रेजेंट है। सेकेंड टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर क्या है, ग्रैना इज़ नॉट प्रेजेंट, ओनली स्ट्रोमा इज़ देयर। सो आप मुझे बताओ कि क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट में और सेकेंड में। ऑब्वियसली किस में प्रेजेंट होगा, फर्स्ट में, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रैना दिखाई दे रहा है। सो ग्रैना वाला जो क्लोरोप्लास्ट है वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट होगा। क्यों, बिकॉज अभी जो मैंने फिगर ड्रॉ किया आपने देखा कि मीजो एंड देन फोटोसिंथेसिस होगा। सो इस सिचुएशन में क्या है, ऑक्सीजन लिबरेट होगा, राइट। वेयर एज जो हमने बंडल शीथ सेल पढ़ा है वो कहाँ है, अंदर है, जो कि वास्कुलर बंडल को लाइन कर रहा था। सो वहाँ पे आप देखो देयर इज नो ग्रैना, राइट। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि बंडल शीथ सेल के अंदर ग्रैना नहीं है। इट मीन्स कि क्लोरोफिल पिगमेंट की उतनी खास ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हमें ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ करना है, राइट। क्योंकि अगर ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं हुआ तो क्या होगा, रुबिस्को विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, फोटो रेस्पिरेशन कर देगा, एनर्जी वेस्ट कर देगा, राइट। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म। और ये कहाँ हो रहा है डार्क रिएक्शन, ये हो रहा है स्ट्रोमा में, ना कि ग्रैना में। सो याद रखना है हमें, राइट। सो हियर यू कैन सी इन द फिगर, ये जो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है दिस इज़ ऑल स्ट्रोमा, ओके। अब हम मीजोफिल सेल्स की बात कर लेते हैं। ये रहा मीजोफिल सेल्स है, ये बंडल शीथ सेल्स है। नाउ व्हाट विल हैपन दैट, चलो यहाँ पे एटमोसफियर से कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू मीजोफिल सेल्स। When I talk about mesophyll cells, you recall the structure of leaf which I drew before some time, जिसमें कि mesophyll cells आपको दिखाई दे रहे थे, राइट। सो एटमॉस्फेयर से इजीली जा सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, यस। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली दे रखा है कि जो CO2 है अंदर गया और HCO3 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो एक्चुअली कैसे कन्वर्ट होता है, ओके लेट्स सी। चलो हम थोड़ा सा पेंसिल की साइज़ छोटी कर लें सो दैट, ओके। सो जैसे ही देखो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस ओवर हियर ओनली, बट प्लेस नहीं है, सो आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओके। CO2 एटमॉस्फेयर से आया, वाटर एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये क्या करेगा एंजाइम, ये दोनों H2 और CO2 को कंबाइन करके H2CO3 बना देगा, फाइन। H2CO3 अब बन गया है, अब क्या होगा, दिस इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयोनिक फॉर्म विच इज़ H+, राइट, और HCO3 माइनस।
सो आपको यहाँ जो HCO3 माइनस हो रहा है वो यहाँ से ऐसे गया है, कैसे फॉर्म हुआ है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस से, फाइन। सो HCO3 अब फॉर्म हो चुका है। नाउ व्हाट विल हैपन, सी हियर कि HCO3 है ऑलरेडी एक कंपाउंड है विच इज़ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स, फाइन। अब क्या होगा कि ये दोनों का फिक्सेशन होगा, ये दोनों कंबाइन होंगे एंड दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 4 कार्बन कंपाउंड विच इज़ कॉल्ड एज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए। दिस इज़ अ 4 कार्बन कंपाउंड और सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, दैट इज़ वाई दिस साइकिल इज़ कॉल्ड एज C4 साइकिल। ओके, सो ये बन गया। अब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो 4 कार्बन कंपाउंड है उसे दूसरे में कन्वर्ट करेंगे एक और कंपाउंड में विच इज़ कॉल्ड एज मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। दिस इज़ ऑल्सो 4 कार्बन कंपाउंड। थोड़ा जूम कर लें सो दैट आपको ईजिली दिखाई देगा, ये रहा। चलो ओके, सो एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा कैसे, बाय यूजिंग 1 एनर्जी ऑफ NADPH, राइट। एक मॉलिक्यूल यूज़ हो गया है एनर्जी क्या करने में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को मैलिक या एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में। ओके, नाउ द प्लाज्मोडेस्माटा यू कैन सी, ये ऐसे होता है बट ये अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को पास होने के लिए, राइट। तो ट्रांसपोर्ट हो चुका है। नाउ कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड है। सो यहाँ पे आप देखो लिखा है डी कार्बोक्सिलेशन, इट मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। सो यू कैन सी हियर इज कि एक CO2 रिमूव हो चुका है, डी कार्बोक्सिलेशन। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड था, एक रिमूव हो गया, सो कितना कार्बन कंपाउंड बनेगा, 3 कार्बन कंपाउंड। सो हियर you can see 3 carbon compound which is called as pyruvic acid is being produced in bundle sheath cell. So here it is very important to remember is कि कौन सा कंपाउंड कौन से सेल में प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे मैलिक एसिड प्रोड्यूस तो हो रहा है मेसोफिल में बट ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, बंडल शीथ में। वैसे ही पायरुविक एसिड इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन बंडल शीथ एंड इट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू मेसोफिल सेल्स, फाइन। सब ट्रांसपोर्ट हो चुका है। अब देखो जैसे हमने C3 साइकिल में पढ़ा था कि जैसे ही हमें प्रोडक्ट कोई भी फॉर्म होगा, ग्लूकोजेनॉल फॉर्म हुआ था एंड PgAl था, राइट, उसे वापस से हमें RUBP में कन्वर्ट करना था। क्यों, बिकॉज RUBP का जो स्टॉक है दैट नीड्स टू बी मेंटेन। सो हियर ऑल्सो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है पायरुविक एसिड दैट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड एज PEP। वो कैसे होगा, बाय यूज़ ऑफ 2 ATP। देखो एरो अंदर की ओर जा रहा है, इट मीन्स 2 ATP इज बीइंग यूटिलाइज्ड, फाइन, यूज्ड। अगर प्रोड्यूस होता तो कैसा एरो दे रखा होता, ऐसे बाहर दे रखा होता, बट इट इज़ गोइंग इनसाइड, इट मीन्स 2 ATP इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट पायरुविक एसिड इनटू PEP, फाइन। इतना क्लियर है। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे रह गई है, ये जो CO2 यहाँ पे दिया है, सो ये वापस से C3 साइकिल कर देता है। बिकॉज आप रिकॉल करो C3 साइकिल में RUBP यूज टू कंबाइन विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, राइट। सो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ होगी। सो यहाँ पे पूरा केल्विन साइकिल एक बार रन हो जाएगा, पूरा का पूरा केल्विन साइकिल। ओके, सो आप जब C4 साइकिल की बात करो इट मीन्स कि इसमें C4 तो हो ही रहा है, साथ में C3 भी हो रहा है। C3 क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस हुआ है उसको हमें फिक्स करना है, राइट, अदरवाइज इट कैन कॉज डैमेज टू द सेल। ओके, दिस मच इज़ क्लियर। अब आते हैं हमारी काम की चीज़ पे। काम की चीज़ क्या है, देखो ATP और NADP काउंट करना, इनपुट कितना है, राइट। चलो काउंट करते हैं। सो आपको याद होगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, 6, राइट। सो यहाँ पे हमें केल्विन साइकिल का तो ऑलरेडी पता है यहाँ पे, राइट, ये हमें ऑलरेडी पता है।
बट हियर यू कैन सी कि 1 CO2 इज़ प्रेजेंट। इट मीन्स कि एक साइकिल में, एक C4 साइकिल में एक CO2 यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कि अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करना हो तो हमें 6 CO2 चाहिए। इट मीन्स दिस होल साइकिल शुड रन हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। सेम लाइक C3 साइकिल, तो ये जो पूरी साइकिल है उसको 6 टाइम्स रन होना है। फाइन, सो लेट्स काउंट कि अगर ये 6 टाइम्स रन करती है साइकिल तो कितना ATP प्रोड्यूस होता है, कितना NADPH प्रोड्यूस होता है। फाइन, चलो काउंट करते हैं। C4 के अंदर आपको C4 भी होगा और C3 भी होगा, राइट। ओके, सो चलो C3 आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे जो हो रहा पीछे वाले में कितना ATP प्रोड्यूस हुआ था, नहीं याद है तो जस्ट गो बैक एंड चेक। चलो वापस आ जाते हैं हमारे C3 पे। ये टेबल में हमने लिख के रखा था, ये देखो क्या लिख के रखा है हमने, कितना ATP हुआ था। 6 साइकिल्स की बात कर रहे हैं हम, 18 ATP। सो अगेन लेट्स कम हियर एंड लेट्स राइट कि जब हम C3 साइकिल की बात करते हैं तो कितना ATP प्रोड्यूस होता है। C3 की हम बात कर रहे हैं, सो 18 ATPs बीइंग प्रोड्यूस्ड इन 6 साइकिल्स, राइट। अब बात करते हैं C4 में कितना हुआ है। चलो C4 काउंट कर लेते हैं। कहाँ पे, प्रोड्यूस नहीं, सॉरी कंज्यूम, ओके, बिकॉज इन डार्क रिएक्शन ATP इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड, इट इज़ ऑलवेज कंज्यूम्ड बीइंग यूज्ड। C4 साइकिल में यहाँ पे देखो कि इन 1 साइकिल हाउ मेनी ATPs आर बीइंग यूज्ड, सो यू विल से ओनली 2 ATP इन 1 साइकिल। सो 6 साइकिल्स में कितना ATP यूज़ हो जाएगा, ओके, 2 ATP in 1 cycle, so how many ATPs in 6 cycle, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 12 ATP, राइट। सो अब जब दोनों को प्लस करोगे तो यू विल गेट 30 ATP। इट मीन्स ऑल टुगेदर C4 साइकिल के अंदर कितना ATP यूज़ होगा टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 30 ATP। फाइन, सो हियर व्हेन यू सी यहाँ पे लिख रखा है 30 ATPs बीइंग यूज्ड और ATP यूज़ हो रहा है तो आउटपुट क्या निकलेगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दैट इज़ क्लियर। अब यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट NADPH। NADPH यहाँ पे कहाँ पे यूज़ हो रहा है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, देखो हियर इन दिस स्टेप 1 NADPH इज़ बीइंग यूज्ड, हियर इन दिस प्लेस 1 NADPH कि C4 के अंदर कोई भी NADPH लास्ट में नहीं बचता है। सो हम सिर्फ किसका NADPH काउंट करेंगे, जो कि यहाँ पे साइकिल चल रही है केल्विन। सो इन C3 साइकिल रिकॉल इट, कितना NADPH यूज़ हुआ था, 12, राइट। सो 12 NADPH इज़ बीइंग यूज्ड एंड आउटपुट क्या होगा, 12 NADP, राइट। सो दिस वाज अबाउट हाउ टू कैलकुलेट। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, सो ये वाला आपको पूरा फिट होना चाहिए आपके माइंड में कि क्या होगा, कितना होगा। फाइन, सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। किसके लिए लिमिटिंग फैक्टर, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं होगी यहाँ पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो ये प्रोसेस नहीं चल सकता। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन ईजिली डिफ्यूज़ इनसाइड दिस मेसोफिल सेल्स, राइट। सो इट बिकम्स, दिस प्रोसेस बिकम्स ईजी। और यहाँ पे जो पूरा लिखा है ये सब क्या है, डिस्क्रिप्शन जो हमने अभी पढ़ा है। ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, ये रहा, हमने ये भी पढ़ लिया। देखो डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट पढ़ लिया, इट मीन्स जिसके अंदर मीजोफिल सेल्स है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा इट विल हैव ग्रैना, एंड बंडल शीट में ग्रैना नहीं होगा। सो जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट वंस। और इसमें आपको क्या याद रखना है, मोस्टली ये सारी चीज़ें फिगर पे से जो है ये पूछी जाती है। एंड ऑल्सो गो थ्रू टेक्स्ट वंस। एक और नाम दे रखा है यहाँ पे, क्या है, cells of bundle sheath is arranged in concentric manner around the vascular bundle which is called as a wreath manner। wreath का ये मतलब होता है, देखो मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, ऐसे राउंड शेप में पूरा वास्कुलर बंडल के सेल्स अरेंज्ड है। सो रीथ इज़ समथिंग विच इज़ सर्कुलर इन शेप। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे कि कभी कोई सोल्जर या तो फिर कोई आर्मी ऑफिसर और एनी सच पर्सन डाइज, तो जो हाई अथॉरिटीज़ होते हैं वो कुछ ऐसा सर्कुलर फ्लावर का लेके आते हैं टू ऑफर टू देम, राइट। सो ये वाले स्ट्रक्चर को फ्लावर का जो होता है हम रीथ बोलते हैं, विच इज़ एक्चुअली सर्कुलर इन स्ट्रक्चर।
सो रीथ मीन्स दिस थिंग, ओके। और इसे क्रैन्स एनाटमी क्यों बोलते हैं? बिकॉज क्रैन्स नाम के पर्सन ने इसे स्टडी किया था, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज क्रैन्स एनाटमी। सो आई होप दिस इज क्लियर।